गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ आपका जैसा कि जो चैप्टर चला हुआ है जिसमें जूझ है उसका शीर्षक, और उसमें जैसा कि आपको मैंने बताया कि आनंदा ने किस प्रकार से स्कूल में और कह सकते हो खेत पे दोनों जगह संघर्ष किया। पढ़ाई के प्रति उसकी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि पिता उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दत्ताजी राव और उनकी माँ की कह सकते हो कि सहायता से उसने विद्यालय प्रारंभ किया। विद्यालय में भी गए, शर्त के साथ गए कि खेत से वापस विद्यालय और विद्यालय से वापस खेत पे होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ एक और संघर्ष शुरू होता है कि विद्यालय में जो भी छात्र थे वो उससे अलग रहें, या कह सकते हो कि वो उसके बराबर के नहीं थे। साथ में उसे वहाँ पे बिल्कुल अटपटा सा लगा, कोई शरारत करता कोई क्या करता। लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसा कि पता लगता है कि वहाँ की परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल होती है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहा है वो उसका साथी रहा है, वो है वसंत पाटिल। वसंत पाटिल साथी से प्रेरणा। वसंत पाटिल लेखक ही से आयु में छोटा था किंतु पढ़ने में होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था। स्वभाव से शांत था। घर से पूरी तैयारी करके आता था। पहली बेंच पे बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक ने भी वसंत पाटिल का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। वसंत पाटिल के समान पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन में एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगा। वसंत पाटिल के समान लेखक की भी लड़कों से सवाल जांचने लगा। उसकी वसंत से दोस्ती होगी। यहाँ पे जैसा कि जब लेखक ने मेहनत की तो कक्षा जिन अध्यापक हैं उन्होंने वसंत पाटिल और साथ में इन दोनों को कक्षा का मॉनिटर जैसा बना दिया, जो कि कक्षा के कार्य को बच्चों की जांचने का काम करते थे। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा के नाम से पुकारने लगे। मास्टर जी के अपनेपन और वसंत पाटिल की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लगा। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि अगर अनुकूल वातावरण हो तो निश्चित तौर पे व्यक्ति की रास्ते सब खुल जाते हैं, और वही चीज़ आनंदा के साथ होती है। यहाँ पे वसंत पाटिल का साथ और मास्टर जी के द्वारा उसको सहयोग, ये दो ऐसे प्रसंग आते हैं जिसके द्वारा उसे विद्यालय में अच्छा लगने लगता है। मास्टर सौंदलगेकर का प्रभाव। सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी। उनका गला सुरीला था। छंद लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते थे कि अभिनय करके भावबोध कराते। कविता पढ़ना ही नहीं, कविता पढ़ने के साथ साथ उसको भाव में कराना भी एक बहुत बड़ी बात है, और अभिनय के साथ ऐसा वो करते हैं। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे। लेखक तन्मय होकर सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या ढोर चराता था, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर जी के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। यहाँ पे जैसा कि प्रसंग आता है कि पहले उसे अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उसके साथ प्रसंग बदल गया। उसे खेतों पे काम करते वक्त अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगता। वो ऊंचे स्वर में गा सकता था, साथ में कविताएं रच सकता था, और उसे इस प्रकार करते हुए कोई भी परेशान या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो पाती थी। जब लेखक खेत में पानी लगाता या ढोर चराता, तब वो एकांत में कविताओं को मास्टर जी के हाव भाव, गतियति, आरोह अवरोह के साथ अनुसार गाता। मास्टर जी की तरह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। यहाँ पे शुरू में मानता था कि जो कवि लोग हैं वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा है कि अब उसके मन में विचार बदलने लगा कि मास्टर भी एक सामान्य मनुष्य होता है। हाँ, जरूर ये मानते हैं कि उसमें भावनाएं होती है जो कविता के रूप लेकर बाहर निकलती है। कविता का प्रभाव। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब वह पानी लगाते और ढोर चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली। लेखक मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। जैसा कि हम खुद मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति में कोई प्रतिभा है और उस प्रतिभा को किसी प्रकार से अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो निश्चित तौर पर निखर कर सामने आती है। वही चीज यहाँ पर कह सकते हो कि आनंदा के साथ हुई।
उनके अध्यापक ने उस चीज को पहचाना और उसे उचित सम्मान दिया और उस सम्मान के अनुसार उसे अवसर भी प्रदान किए। कवि के बारे में धारणा। मास्टर सोंदलगेकर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर पे थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का काम क्रोध का मनुष्य होता है। अतः लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। उसने लेखक इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर और जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। इन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल न होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख देता। कंठस्थ होने पर उसे पहुंच देता। यहाँ पे जैसा कि मानते हैं कि अगर साधन नहीं हो तो भी उसकी व्यवस्था की जाती है, वैसे यहाँ पे कंकड़ से शिलालेख चट्टान पे उस पर पत्थर पे लिखना या फिर अगर हो सकता है तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखना उसके द्वारा होता। कविता का परीक्षण। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे कविता को कविता का शास्त्र समझाते, छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन का नियम बताते। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस तरह इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मताओं से देखने का अभ्यास बढ़ा।